नमस्कार, उत्तराखंड लाइव को स्वागत करती हूँ मैं आयशा। पहले हेडलाइंस। सीएम धामी से मिला ओबीसी वेलफेयर पार्लियामेंट्री कमेटी का प्रतिनिधि मंडल। लाभार्थियों तक पहुंच सुनिश्चित करने पर हुई चर्चा। सीबीएसई 12वीं की परीक्षा में अनिला रघुवंशी ने प्राप्त किया प्रदेश में पहला स्थान। सीएम धामी ने फोन पर दी शुभकामनाएं, कहा पूरे उत्तराखंड के लिए गर्व का विषय। पीएम मोदी की ईंधन बचत की अपील का असर। उत्तराखंड में नो फ्लू डे अभियान की शुरुआत। सूचना विभाग ने अधिकारी साइकिल से पहुंचे ऑफिस। बढ़ती गर्मी के बीच ऊर्जा निगम ने दी राहत भरी खबर। निदेशक ने कहा उत्तराखंड में बिजली आपूर्ति के व्यापक इंतजाम, नहीं बाधित होगी आपूर्ति। खबर विस्तार में। गर्मी के मौसम में बढ़ती बिजली खपत के बीच उत्तराखंड के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। ऊर्जा निगम के प्रबंध निर्देशक जीएस वदियाल ने कहा कि प्रदेश में बिजली आपूर्ति को लेकर पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं और कहीं भी कटौती की स्थिति नहीं है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड अपने संसाधनों से पर्याप्त बिजली उत्पादन कर रहा है, वहीं केंद्र सरकार से भी अतिरिक्त बिजली की आपूर्ति मिल रही है। उनका कहना है कि प्रदेश में सभी व्यवस्थाएं सुचारू है और बिजली आपूर्ति बाधित नहीं होने दी जाएगी। वर्तमान में प्रदेश में जो है बिजली की कोई कमी नहीं है और पूरे प्रदेश में कहीं भी कोई रोस्टिंग नहीं हो रही है। और जो रही बात आने वाले सीजन की, जैसे मई का लास्ट है और 15 जून तक का जो एक प्रत्याशित रहता है कि लोड बढ़ेगा, गर्मी बढ़ेगी तो लोड बढ़ेगा, तो उसके लिए हमने पूरे इंतजाम कर रखे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास में ओबीसी वेलफेयर पार्लियामेंट्री कमेटी के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि ओबीसी संसदीय समिति सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में ओबीसी वर्ग के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही है और करीब 90 जाति उपजाति समुदाय के विकास के लिए सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। इस दौरान योजना को बेहतर क्रियान्वित और लाभार्थियों तक पहुंच सुनिश्चित करने पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीबीएसई 12वीं परीक्षा में प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा अरिना रघुवंशी से दूरभाष पर बातचीत कर उन्हें बधाई दी और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अरिना की उपलब्धि पूरे उत्तराखंड के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि मेहनत, लगन और अनुशासन से मिली यहाँ सफलता अन्य विद्यार्थियों के लिए भी प्रेरणा है और राज्य की बेटियां लगातार विभिन्न क्षेत्र में प्रदेश का नाम बढ़ा रही है। अरीना, हेलो। हेलो। हाँ, नमस्ते। आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। थैंक यू। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत मेरी शुभकामनाएं। और खूब अच्छा आपने मेहनत करी है, बड़ी पढ़ाई करी, लिखाई करा, सब अच्छा करा है। आगे भी और अच्छा करना है भविष्य में, है ना। और भी आगे भी सभी क्लासों में इसी तरह से आगे की जो क्लासें हैं, जो आगे जो भी पढ़ाई करनी है, उसमें भी और अच्छा काम करना है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेट्रोल, डीजल और ईंधन के कम उपयोग को लेकर की गई अपील का असर अब उत्तराखंड में भी दिखाई देने लगा है। देहरादून स्थित सूचना विभाग में अधिकारियों और कर्मचारियों ने शनिवार का दिन ऐसा निर्धारित किया है कि जब वे निजी पेट्रोल डीजल वाहनों के बजाय प्लास्टिक, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिक व्हीकल या साइकिल का उपयोग कर कार्यालय पहुंचेंगे। इसी कड़ी में आज शनिवार के दिन सूचना विभाग में इसका असर साफ देखने को मिला, जहां विभाग के निर्देशक से लेकर तमाम अधिकारी और कर्मचारी सार्वजनिक परिवहन और इलेक्ट्रिक वाहनों के जरिए दफ्तर पहुंचे। खुद महानिर्देशक सूचना वंशीधर तिवारी अपने घर से करीब 16 किलोमीटर तक साइकिल चलाकर रिंग रोड स्थित सूचना विभाग पहुंचे। इसी क्रम में जहां अपर निर्देशक सूचना आशीष त्रिपाठी ई रिक्शा से कार्यालय पहुंचे, वहीं संयुक्त निर्देशक के
एस चौहान भी घर से कई किलोमीटर पैदल चलकर सूचना भवन पहुंचे। सबसे पहले एकर रीड के साथ सभी विजुअल उसी क्रम में चला रहे हैं जैसे लिखे हुए हैं। क्या कुछ करेंगे? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपील की देशवासियों से, फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी सभी से अपील किया। जो पश्चिम एशिया का संकट चल रहा है, आप सभी को अवगत हैं उस सारे घटनाक्रम से। तो ईंधन बचाओ और ऊर्जा बचाओ अभियान के तहत एक दिन राज्य सरकार ने नो व्हीकल डे घोषित किया हुआ है कि विभाग अपने अपने स्तर से कोई एक दिन तय कर सकते हैं। तो हम लोगों ने शनिवार का दिन तय किया हुआ है। तो आज कोई भी जो हमारे पास ईंधन वाले जो वाहन हैं वो नहीं चलेंगे। सभी लोग या तो इलेक्ट्रिक वाहन से आएंगे या फिर साइकिल से आएंगे। ये माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश, आग्रह जो आम जनता से की है, माननीय मुख्यमंत्री जी के जो निर्देश है और शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में एक बहुत क्या कहते हैं उज्जवल भविष्य विकसित भारत के लिए एक हरित क्रांति जैसा ये काम है। हमारी ऊर्जा की ओर बढ़ रहा है, जिससे हमारी आत्मनिर्भरता भी बढ़ेगी और पर्यावरण भी स्वच्छ होगा। निश्चित रूप से जो प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी जो एक आह्वान किया था, सभी लोगों से विनती की थी, तो यदि एक एक आदमी उसका पालन करेंगे तो निश्चित रूप से देश को बड़ा फायदा उसमें होने वाला है। आज उनकी सूचना विभाग में भी सैटरडे को नो व्हीकल डे घोषित किया था। तो मैं भी अपने घर से विजय पार्क से, मुझे लगता है लगभग 16 से 17 किलोमीटर की दूरी है, पैदल आया हूँ वहाँ से। और मैं ठीक 8:45 बजे वहाँ से चला था और आप शायद इस समय 10:15 के आसपास बजे। तो लगभग ये 1.5 घंटे में मैंने लगभग 16-17 किलोमीटर की दूरी तय की है। तो ये मैसेज देने के लिए एक अच्छी बात है। और मैं तो प्रयास करता हूँ कि जो निर्देश दिए जाते हैं सरकार द्वारा या आम नागरिक द्वारा, उसका पालन करना चाहिए। और शाम को भी वापस घर पैदल जाऊंगा। और जब तक ये सैटरडे को नो व्हीकल डे घोषित किया है तो मैं प्रतिदिन ही ऑफिस से कार्यालय और कार्यालय से ऑफिस पैदल जाऊंगा। उधम सिंह नगर पुलिस ने बाइक चोरी के मामले का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किए हैं और उनके कब्जे से चोरी की 7 बाइक बरामद की है। अजय गणपति ने बताया कि लगातार सामने आ रही चोरी की घटनाओं के बाद पुलिस टीम गठित की गई थी। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे चोरी की बाइक उत्तर प्रदेश और नेपाल में बेचते थे। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े पाठ्यक्रम की पढ़ाई कर रहे थे और कथित तौर पर नशे की लत के चलते चोरी की घटनाएं को अंजाम दे रहे थे। 2 मामले ऐसे प्रकाश में आए थे पंतनगर थाने में, जिसमें वाहन चोरी का मुकदमा लिखा गया था। उसी की सुराग पता रसी के दौरान सीसीटीवी फुटेजेस के एनालिसिस करने के दौरान हमारी टीम को ये पता चला कि 2 व्यक्ति, जिनका नाम भोला सरकार और विक्की विश्वास है। एक भोला सरकार रहने वाला ट्रांजिट कैंप का है, विक्की विश्वास रहने वाला रुद्रपुर का है। इनके द्वारा ये बाइक चोरी का काम किया जा रहा था। तो इनको हमने सिडकुल सिटी पार्क क्षेत्र से नेस्ले फैक्ट्री के पीछे। कांग्रेस टिकट सर्वे के नाम पर कथित ठगी मामले में नया मोड़ सामने आया है। समाजसेवी भावना पांडे ने प्रेस वार्ता कर दावा किया कि पहले राहुल गांधी के फर्जी पीए बनकर कनिष्क सिंह ने उनसे ठगी की और अब पैसे वापस करने के नाम पर कुछ अन्य लोगों द्वारा भी कथित रूप में धोखेधड़ी की गई। भावना पांडे का आरोप है कि इस पूरे मामले में कुछ लोगों ने मिलीभगत कर उनके नाम पर लाखों रुपए की ठगी की है। उन्होंने मामले में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई और मुकदमा दर्ज करने की मांग उठाई है। 2021 में मैंने पार्टी बनाई थी, उसमें 7 दिन पहले मुझे चुनाव चिन्ह मिला। जो थोड़ा बहुत कैंडिडेट मैंने इकट्ठे किए उनको रातों रात बीजेपी ने दे दिया। दुर्गेश मुझे पार्क में मिलता है, यहाँ पर एक आंदोलन चल रहा था, उसके 1 घंटे के बाद उसको टिकट दे दी जाती है। सरिता आर्या रात को मेरे घर रुकती है, दूसरे दिन उसके खाने, पेट में भी खाना, जेब में भी पैसे मेरे, और उसको बीजेपी टिकट दे देती है। मैंगलोर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीज को समय पर उपचार न मिलने में आरोप के बाद हंगामे की स्थिति बन गई है। मरीज के इलाज को लेकर पूर्व नगर पालिका चेयरमैन और चिकित्सक के बीच तीखी बहस हुई, जिसके बाद मौके पर काजी निजामुद्दीन भी पहुंचे। विधायक ने स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था पर नाराजगी जताते हुए कहा कि आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी चाहिए। वहीं मरीज की पत्नी ने अस्पताल कर्मचारियों पर अभद्रता के आरोप लगाए। दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग ने भी मामले में अपना पक्ष रखा है।
धन्यवाद कि मैं अपना विपक्ष और अपने डिपार्टमेंट का पक्ष आपके सामने रख रहा हूँ और आप मौका दे रहे हैं, थैंक यू। व्यवस्थाएं हमारी यहाँ पे तो सुचारू रूप से चल रही हैं और ये जनपद में सबसे ज्यादा पेशेंट लोड को डील करने वाला चिकित्सालय है। लास्ट ईयर हमारे यहाँ 83,000 ओपीडी है, तो दैट इज अ इम्पोर्टेंट पॉइंट। केवल अगर व्यवस्थाएं न चल रही होती इतना वो पेशेंट लोड नहीं होता है। व्यवस्थाएं चल रही है, अच्छे से चल रही है, ट्रीटमेंट हो रहा है। कंपैरिजन आप पास के उनसे सीएससी से किससे कर सकते हैं? सरकारी हॉस्पिटल में और मेरे हस्बैंड की बहुत तबीयत खराब है, उन्होंने देखभाल नहीं करी इनकी बिल्कुल भी नहीं देखा नहीं। सुबह से 11 बजे से वहीं पड़े मैं नीचे फरस पे लिटे फिर रहे थे, किसी ने देखभाल नहीं करी। कह रहे घर ले जाओ, इस दवाई से तो ऐसे ही होगा। धन्यवाद कि मैं अपना विपक्ष और अपने डिपार्टमेंट का पक्ष आपके सामने रख रहा हूँ। उत्तराखंड का चार धाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सतर्क है। यात्रा के प्रवेश द्वार ऋषिकेश और हरवटपुर में मेडिकल रिलीफ पोस्ट स्थापित कर श्रद्धालुओं की लगातार स्क्रीनिंग की जा रही है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज शर्मा ने बताया कि अब तक 11,000 से अधिक यात्रियों की स्वास्थ्य जांच की जा चुकी है। जांच के दौरान कई श्रद्धालुओं में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पाई गई, जिन्हें उपचार और जरूरी सलाह दी, जबकि कुछ लोगों को पर्वतीय यात्रा न करने की सलाह भी दी गई है। देखिए, चारधाम यात्रा के लिए हमारे पास में दो एमआरपी सेंटर हमने बनाए हैं। एक हमारा ट्रांजिट कैंप ऋषिकेश में बना है, दूसरा बस अड्डा हरबटपुर में बना है। और वहीं पे हम एमआरपी के साथ साथ स्क्रीनिंग सेंटर भी हमारे संचालित है, स्क्रीनिंग में वो भी करते हैं। ऋषिकेश में बात करें तो 24/7 एमआरपी वहाँ संचालित है, मेडिकल टीमें वहाँ लगी रहती है और 4 बेड भी वहाँ पे हमने रखे हैं कि इन केस ऑफ इमरजेंसी को फर्स्ट एड देनी हो तो उसके लिए 4 बेड भी हमने वहाँ पे रखे हैं। और उसके अलावा 5 जो हमारी टीमें हैं जो स्क्रीनिंग का काम वहाँ पे 24/7 कर रही हैं। ऐसे ही हरबटपुर में अभी मरीज जो यात्री हैं उनकी होल्डिंग कम है, यात्री अभी वहाँ पे कम रोके जा रहे हैं, तो इसलिए हमने सिर्फ 2 वहाँ पे टीमें स्क्रीनिंग के लिए लगाई हुई है और शाम तक हमारे जो एमआरपी सेंटर है मेडिकल टीम भी उपलब्ध रहती है। इसके अलावा एक एम्बुलेंस हमने दोनों जगह खड़ी रखते हैं। देहरादून नगर निगम क्षेत्र में जन जागरण के प्रथम चरण के महत मकानों की गणना का कार्य तेजी से जारी है। नगर आयुक्त नमामि बंसल के अनुसार शहर के 5 चार्ज में 1956 ब्लॉक्स चिन्हित किए गए हैं, जिनमें से करीब 1800 ब्लॉक में सर्वे कार्य प्रगति पर है, जबकि लगभग 60 ब्लॉक में गणना पूरी की जा चुकी है। नगर निगम प्रशासन का लक्ष्य सप्ताह के अंत तक अधिकतर वार्डों में कार्य पूरा करने का है। इसके लिए फील्ड में तैनात कर्मियों को लगातार तकनीक और प्रशिक्षण सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है। जनगणना का कार्य जो फेज़ 1 का है, यानी कि जो मकान की जनगणना का कार्य किया जा रहा है, वो अभी वर्तमान में गतिमान है और हमारे समस्त 5 चार्जेस में कुल मिलाकर के 1956 यानी 1956 ब्लॉक्स हैं, जिनमें से लगभग 1800 ब्लॉक्स में कार्य प्रगति पर अभी है वर्तमान में और एक 60 ब्लॉक्स के आसपास कंप्लीट भी हो चुका है। उत्तराखंड में लगातार बदलते मौसम का असर अब लोगों की सेहत पर भी दिखाई देने लगा है। पहाड़ी क्षेत्र में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश व तापमान से उतार चढ़ाव के चलते वायरल संक्रमण, सर्दी, जुकाम और मौसमी बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। डॉक्टर अरुण पांडे के कहा कि लगातार बदलते मौसम और दबाव में परिवर्तन के कारण लोगों को स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने बाहर के खाने, जंक फूड और बासी चीजें से बचने तथा उबला पानी पीने की सलाह दी है। देखिए, अभी का तो फिलहाल जो मौसम है, आप देख रहे हैं कि मई का सीज़न आ गया और अभी भी गर्मी जो है पूरी तरीके से नहीं आई है। ऊपर आप पहाड़ पे ही देख लीजिए, जैसे मैं केदारनाथ से ड्यूटी करके आया हूँ तो उसमें अभी मई में ही स्नोफॉल हो गई है, तो ये बहुत कॉमन चीज़ नहीं है। और यहाँ पे भी जो लगातार जो प्रेशर चेंजेस आ रहे हैं और क्लाइमेट चेंजेस की वजह से अभी भी बारिश है, तो अभी जो समस्याएं भी उत्पन्न होंगी कि जो टेम्परेचर वेरिएशंस होंगे। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद हलाला से जुड़े मामले में कार्रवाई को लेकर चर्चा तेज हो गई है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सादब शम्स ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई महिलाओं के अधिकारी की सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि किसी महिला को पुनर्विवाह के लिए किसी शर्त को
मानने के लिए मजबूर करना गलत है और अब कानून के तहत ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई संभव होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि इससे महिलाओं की राहत मिलेगी और गलत प्रथाओं पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। मैं पूरे देश की जनता से आह्वान करता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पे हम सबको विदेशी मुद्रा बचानी चाहिए। जितना हो सके कम से कम खर्चा करें। अगर पूरे देश में 25% भी मुद्रा बचा पाए तो बहुत देश का हित होगा और उसका असर है। बिल्कुल हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी द्वारा विश्व की स्थिति को देखते हुए, विश्व के संकट को देखते हुए जिस प्रकार से भारत को इस संकट से बचाना है, चाहे वो किसी भी प्रकार का संकट हो, आर्थिक संकट हो, चाहे हमें विदेशी मुद्रा की हम बात करें, उसको अपने भारत में रोकने के लिए ये सब भावनाओं को ओतप्रोत होते हुए और 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां तेज होती नजर आ रही है और कांग्रेस व भाजपा दोनों ही अपनी अपनी तैयारियों में जुटी है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी अभी अंदरूनी विवादों और टिकट को लेकर चर्चाओं में उलझती हुई नजर आ रही है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा 2027 ही नहीं बल्कि आने वाले चुनाव में भी मजबूत प्रदर्शन करेगी और विकसित भारत के संकल्प के साथ प्रदेश में भगवा लहराने का काम करेगी। अभी तो कांग्रेस का टिकट बेचने के प्रकरण का पर्दाफाश हुआ है। अभी तो कांग्रेस प्रत्याशियों के रूप में खरीदार तलाश रही है। जो भी पीछे बहुत वीडियो वायरल हुए, उस पर बहुत सी चर्चाएं हुई, तो ये कांग्रेस का चरित्र है। और दूसरी तरफ भारतवर्ष में 22 राज्यों पर आज भगवा फहरा रहा है। तो हमें उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में सिर्फ ये हम 2027 के चुनाव की बात नहीं करते। वैश्विक हालातों के बीच पेट्रोल डीजल को लेकर चल रही चर्चाओं पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने लोगों से घबराने की बजाय संयम बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ईंधन की कोई कमी नहीं है और सरकार हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। उन्होंने नरेंद्र मोदी की अपील का जिक्र करते हुए कहा कि लोगों को ईंधन बचत की दिशा में काम करना चाहिए और जरूरत पड़ने पर कार पुलिंग, कम वाहनों के उपयोग तथा वर्क फ्रॉम होम जैसी विकल्प अपनानी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने प्रदेशवासियों से निवेदन करूंगी कि किसी को भी पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास पेट्रोल डीजल की पूर्ति है और उनको किसी प्रकार की दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। देखिए, सब जानते हैं कि वैश्विक दबाव जिस तरीके से पड़ा है उसमें थोड़ी बहुत परेशानियां, दिक्कत होती है और इसीलिए देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है और एक अपील करी है देशवासियों से कि आप ईंधन बचाने का काम करें, आप फ्यूल को बचाने का काम करें। उसमें उत्तराखंड में भाजपा पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के तहत कार्यकर्ताओं को आगामी चुनौतियों के लिए तैयार करने में जुटी है। भाजपा की प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज ने बताया कि प्रदेश के सभी मंडलों में प्रशिक्षण वर्ग संपन्न कर लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण का उद्देश्य कार्यकर्ता को पार्टी की विचारधारा, कार्यपद्धति और केंद्र व राज्य सरकार की उपलब्धि से जोड़ना है। साथ ही नई तकनीक के माध्यम से सरकार की योजना और उपलब्धि को जन जन तक पहुंचने पर भी जोर दिया जा रहा है। हमारे सभी जिलों में, पहले मंडलों में संपन्न हुए जिले जो प्रशिक्षण है हमारे पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के, और उसके बाद अब जो जिले हैं उनमें भी जो हमारे चार धाम वाले हम कहेंगे जो हमारे जिले थे उनमें हमने पहले इसको प्रशिक्षण को पूरा किया। और अब जो बाकी जो हमारे जिले हैं, जैसे संगठनात्मक तौर पे अगर हम देखें तो 19 जिले भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड में हैं। उनमें से हमारे केवल ऐसे 2 जिले हैं, 3 जिले हैं जिनके अभी प्रशिक्षण अभी बाकी हैं, जो 16-17 में भी होने हैं, 18-19 में भी होने हैं और ऐसे हैं। बाकी लगभग हम सभी जिलों के जो प्रशिक्षण महाअभियान है उसके तहत जो 2 दिन की कार्यशाला है, जिले की कार्यशाला, उसे हम संपूर्ण कर चुके हैं। जनपद पौड़ी गढ़वाल से विकास कार्य को अधिक पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए पौड़ी प्रगति पोर्टल शुरू किए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सुशासन के संकल्प का आगे बढ़ाते हुए तैयार यहां डिजिटल प्लेटफॉर्म विकास योजनाओं की रियल टाइम मॉनिटरिंग करेगा।
जिला प्रशासन के अनुसार इस पोर्टल के जरिए विभिन्न योजनाओं की वित्तीय और वैदिक प्रगति, व्यय विवरण और कार्यस्थल की जानकारी एक ही मंच पर उपलब्ध रहेगी। इससे योजनाओं की समीक्षा, निगरानी और समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इसमें जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी के भी निर्देश हैं कि डिजिटल गवर्नेंस पे अधिक से अधिक काम किया जाए, जिससे कार्यों की पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। और इसी के दृष्टिगत यहाँ पौड़ी प्रगति पोर्टल का अभी रिसेंटली उद्घाटन किया गया है। और अब हमारे जितने भी जिला योजना, राज्य योजना और केंद्र पोषित की जो निर्माण कार्य होंगे वो सब। श्री केदारनाथ धाम यात्रा 2026 के सफल और व्यवस्थित संचालन को लेकर जिला प्रशासन लगातार व्यवस्थाओं को मजबूत करने में जुटा है। विशाल मिश्रा और निहारिका तोमर ने संयुक्त प्रेस वार्ता में बताया कि 22 अप्रैल से शुरू हुई यात्रा में अब तक 5 लाख से अधिक श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा और सुगम अवगमन के लिए यात्रा मार्ग से लेकर धाम तक सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त रखी गई है। विभिन्न विभाग आपसी समन्वय के साथ लगातार कार्य कर रहे हैं ताकि यात्रा सुचारू रूप से संचालित हो। देखिए, मेरे और जिलाधिकारी महोदय द्वारा यहाँ पर एक संयुक्त प्रेस वार्ता आज बुलाई गई थी। जो भी हमारी अभी तक 22 दिन की श्री केदारनाथ धाम की यात्रा हुई है, जो संचालित हुई है, उसके बारे में और उसके जो हमारी व्यवस्था है उसके बारे में एक जानकारी देने के लिए जिला अधिकारी महोदय द्वारा जो विभिन्न विभाग हैं उनके द्वारा जो भी अभी तक कार्य किए गए हैं उन सब के बारे में जानकारी दी गई। इसी के साथ साथ मेरे द्वारा जो पुलिस विभाग द्वारा विभिन्न कार्य किए गए हैं और अभी किए जा रहे हैं उनके बारे में भी जानकारी दी गई। इसमें पुलिस के व्यवस्थापन से लेकर जो पुलिस के अनेक विभिन्न जो अंग हैं, चाहे वो SDRF हो, फायर हो, उनके द्वारा जो भी रेस्क्यू कार्य किए जा रहे हैं उनकी जानकारी दी गई। साथ ही साथ जो हमारी कानून व्यवस्था में जो हमारी सुरक्षा के दृष्टिगत जो भी हमारी व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो इंटेलिजेंस की हो, चाहे वो हमारी TFMD सिक्योरिटी चेकिंग, ATS टीम्स, BDS टीम्स हो, उनके जो ड्यूटी की जा रही है उसके बारे में जानकारी देने के साथ साथ जो हमारी जो निरोधात्मक कार्रवाई चल रही है अवैध शराब के विरुद्ध और नशे के बरसवार भर्ती की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन के बाद देहरादून पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ज्योति रौतेला सहित 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए हैं। पुलिस के अनुसार प्रदर्शनकारी परेड ग्राउंड स्थित पानी की टंकी पर चढ़ गए थे और समझाने के बावजूद नीचे नहीं उतरे। पुलिस का कहना है कि प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित हुई और विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। वहीं कांग्रेस ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए इसे विरोध की आवाज दबाने का प्रयास बताया है। 60 से 65 घंटे की लड़ाई लड़ने के बाद और DG हेल्थ में जो लेटर शासन को लिखा उसके बाद हम लोग आज अपना धरना पानी की टंकी से खत्म करे हैं। और मैं आप सबके संज्ञान में एक चीज़ जरूर लाना चाहता हूँ। मैं इस वक्त कोरोनेशन हॉस्पिटल में हूँ, एडमिट हूँ और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि कल शाम को मैंने अपने ऊपर पेट्रोल डाला था क्योंकि कोई सुनवाई नहीं हुई थी, कोई अधिकारी बात करने के लिए नहीं आ रहा था और हम लोग वहाँ पे 40 घंटे हो गए थे, हम लोग वहाँ पे पानी की टंकी के ऊपर बैठे थे। देखिए बिल्कुल, और कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं अंदेशा था कि सरकार धरना खत्म होने के बाद, प्रदर्शन का खत्म होने के बाद इस तरीके का जो कदम है वो उठाएगी। और क्योंकि सरकार की आदत है, भारतीय जनता पार्टी सदैव जो है लोगों की आवाज को दबाने का प्रयास करती है, तो वो इस प्रयास में वो ये सेट करना चाहते हैं एक नजीर की तरह कि आप ये करेंगे तो आपके खिलाफ ही होगा। लेकिन कोई बात नहीं, जो बच्चे वहां पर उत्तराखंड में मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी युवाओं की अपेक्षा को लेकर नाराजगी बढ़ती जा रही है। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन ने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए सेवा नियमावली, पद सृजन और भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है। संगठन का कहना है कि मांगे पूरी नहीं होने पर 19 मई को सचिवालय कूच के साथ अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाएगा। पदाधिकारियों ने कहा कि प्रदेश में लंबे समय से मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम संचालित होने के बावजूद युवाओं को नाराजगी, रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं मिल रही है। हमारा उसमें साफ सीधा कहना है, इसके 2 प्रमुख कारण हैं। एक तो सबसे पहले ये है कि इतने सालों में जब भर्ती नहीं हो पाई तो आज जो अभ्यर्थी 20 साल पहले कॉलेज से पास होकर निकल गया वो किसी जो नए अभ्यर्थी को जो कम्पीट कभी नहीं कर पाएगा। भाई वो मौखिक लिखित परीक्षा में तो कभी भी कम्पीट नहीं कर सकता, आप देखेंगे तो। दूसरी बात मैं आपको ये कहता हूँ कि
जब हमारे पास हमारा स्किलफुल और लैब टेक्नीशियन का काम ऐसा है कि हमारा जो है स्किल से रिलेटेड सबसे ज़्यादा काम है, हम लोग जो प्रैक्टिकल वर्क हमारा सबसे ज़्यादा होता है। तो जब लैब टेक्नीशियन आपका प्रैक्टिकल वर्क करने पे ज़्यादा फोकस उसमें है तो आपको क्या आवश्यकता है जो भर्ती परीक्षा कराने की। तीसरी बात यह है कि हमारा जो है परीक्षा पद्धति से विश्वास उठ चुका है। पूर्व में भी जो हमारी मेडिकल कॉलेज की परीक्षा हुई थी उसने भी कहीं ना कहीं धांधली थी। देश भर के साथ उत्तराखंड में भी पेट्रोल और डीजल की कीमत में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। राजधानी देहरादून में पेट्रोल की कीमत बढ़कर 59 रुपये 25 पैसे प्रति लीटर पहुंच गए हैं, जबकि डीजल के दामों में भी इजाफा हुआ है। बढ़ती ईंधन कीमत को लेकर आम लोग में नाराजगी देखने को मिल रही है। लोगों का कहना है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी का सीधा असर रोजमर्रा के खर्च और परिवहन लागत पर पड़ रहा है। वहीं इस मुद्दे पर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी है। पिछले 3-4 महीनों से जो है निकट आता हुआ नजर आ रहा था। राहुल गांधी जी देश की लोकसभा में देश की सरकार को चेताने का काम कर रहे थे, लेकिन बहुमत के नशे में डूबी हुई भाजपा की सरकार विपक्ष की नसीहत को मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। आप देख लीजिए, आज भी विदेश नीति के मोर्चे पर देश की सरकार फेल है। देखिए, खाड़ी देशों में जो मिडिल ईस्ट की वॉर है वो लगभग फरवरी से चल रही है और मैं एक तरीके से तारीफ करना चाहूँगा जो हमारी OMCs ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, उन्होंने अभी तक बहुत अच्छा मैनेज किया। मतलब अभी तक कोई ऐसी अलार्मिंग सिचुएशन नहीं हुई है। पब्लिक को जो तेल चाहिए वो उपलब्ध कराया जा रहा है। के जीवन में तो इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। साथ में जितनी भी हमारे खाद्य पदार्थ है, जो भी आवाजाही के सामान है, वो सब इसी के जरिए आएगा। उत्तराखंड के पहले खेल विश्वविद्यालय के निर्माण को बड़ी प्रशासनिक सफलता मिली है। खेल मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि भारत सरकार के वन मंत्रालय ने खेल विश्वविद्यालय के लिए 12.317 हेक्टेयर वन भूमि डाइवर्जन को अंतिम मंजूरी दे दी है। नैनीताल के गोलापार क्षेत्र में बनने वाला यह विश्वविद्यालय खिलाड़ियों के लिए आधुनिक प्रशिक्षण, खेल विज्ञान और अनुसंधान का प्रमुख केंद्र बनेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार खेल व्यवस्थापना को मजबूत करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोने की खरीद कम करने की अपील को विरोध में ऋषिकेश में सराफा व्यापारियों ने प्रदर्शन किया। ज्वेलर्स एसोसिएशन ऑफ ऋषिकेश के बैनर तले बड़ी संख्या में व्यापारी झंडा चौक पर एकत्र हुए और सांकेतिक धरना देकर विरोध जताया। व्यापारियों का कहना है कि इस अपील का असर सीधे बाजार और कारोबार पर पड़ रहा है, जिससे ग्राहकों की खरीदारी प्रभावित हुई है। उनका कहना है कि ज्वेलरी कारोबार से जुड़े कारीगर और कर्मचारियों के सामने भी रोजगार का संकट खड़ा हो सकता है। उधम सिंह नगर पुलिस ने बाइक चोरी के मामले का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किए हैं और उनके कब्जे से चोरी की 7 बाइक बरामद की है। अजय गणपति ने बताया कि लगातार सामने आ रही चोरी की घटनाओं के बाद पुलिस टीम गठित की गई थी। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे चोरी की बाइक उत्तर प्रदेश और नेपाल में बेचते थे। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े पाठ्यक्रम की पढ़ाई कर रहे थे और कथित तौर पर नशे की लत में चलते चोरी की घटनाएं अंजाम दे रहे थे। 2 मामले ऐसे प्रकाश में आए थे पंतनगर थाने में, जिसमें वाहन चोरी का मुकदमा लिखा गया था। उसी की सुरागसी पतारसी के दौरान सीसीटीवी फुटेजेस के एनालिसिस करने के दौरान हमारी टीम को ये पता चला कि 2 व्यक्ति जिनका नाम भोला सरकार और विक्की विश्वास है। एक भोला सरकार रहने वाला ट्रांजिट कैंप का है, विक्की विश्वास रहने वाला रुद्रपुर का है। इनके द्वारा ये बाइक चोरी का काम किया जा रहा था, तो इनको हमने सिडकुल सिटी पार्क क्षेत्र से नेस्ले भीमताल स्थित ब्रिटिश कॉलोनी डैम के निकासी गेटों को बदलने का कार्य शुरू हो चुकी है। शुक्रवार को सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता डॉक्टर के सिंह ने अधिकारियों के साथ
निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और गुणवत्ता के साथ समयबद्ध तरीके से कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि करीब 1 करोड़ रुपए की लागत से डैम के गेट बदलती जा रही है। साथ ही झील में सीवर और गंदगी डालने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। तो भीमताल डैम में हमारे विभाग के जो भी काम चल रहे हैं, हम लोग आज उनका सबका ही निरीक्षण कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे डैम में गेट यहाँ बदलने का काम चल रहा है, साथ में कुछ रेलिंग वगैरह हमारी टूटी हुई है, वो लगी चेंज हो रही है, उसको भी हम लोग देख रहे हैं। सर, ये कितनी लागत से बनाए जा रहे हैं? जो डैम है ये कितने सालों बाद बदले जा रहे हैं? नहीं, गेट डैम नहीं बदले जा रहा है। इसका जो गेट है वो लगभग 1.25 करोड़ के आसपास का अनुबंध है। उसमें जो भी गेट चेंज होंगे वो सारे गेट चेंज होंगे मानसून से पहले। मतलब महिला स्पोर्ट्स कॉलेज लोहाघाट में प्रवेश को लेकर प्रतिभाशाली छात्राओं को एक और अवसर दिया जाएगा। खेल मंत्री रेखा आर्य ने समीक्षा बैठक के बाद बताया कि कॉलेज में एडमिशन के लिए अब तक 1000 से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन जानकारी के अभाव से आवेदन से वंचित मेधावी छात्राओं का स्पॉट ट्रायल के माध्यम से मौका दिया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को 38वें राष्ट्रीय खेल के पदक विजेताओं को आउट ऑफ टर्न नौकरी देने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। साथ ही राज्य में खेल को बढ़ावा देने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन सपोर्ट नीति पर भी कार्य किया जा रहा है। आज खेल विभाग की समीक्षा बैठक हुई है और इस बैठक में खासकर आउट ऑफ टर्न जॉब को लेकर फिर से समीक्षा की गई है और अभी आउट ऑफ टर्न जॉब का प्रस्ताव कार्मिक से होते हुए अभी फिलहाल वित्त के स्तर पर लंबित है और इसको जल्द से जल्द कराने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि इसी वर्ष जो है हमने विज्ञप्ति जारी भी करनी है और इसी वर्ष जो है 2038वें राष्ट्रीय खेलों में जो हमारे बच्चे विजयी हुए हैं। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष के प्रदर्शन को लेकर भाजपा महिला मोर्चा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट ने कहा कि संगठन के शीर्ष पद पर बैठे लोगों की जिम्मेदारी अधिक रहती है और उनकी कार्य का असर कार्यकर्ताओं पर भी पड़ता है। उन्होंने कहा कि विरोध प्रदर्शन लोकतांत्रिक तरीके से किया जाना चाहिए और इस तरह की गतिविधियां गलत संदेश देती है। साथ ही उन्होंने कहा कि सार्वजनिक आंदोलन सुरक्षा जिम्मेदारी दोनों का ध्यान रखना जरूरी है। देखिए, कांग्रेस की वो प्रदेश अध्यक्ष हैं और महिला प्रदेश अध्यक्ष होने का जो उनका रोल है वो बहुत जिम्मेदारी का रोल होता है, क्योंकि देखिए कोई भी अध्यक्ष होता है वो रोल मॉडल की तरह है अपने कार्यकर्ताओं के लिए, और यहाँ बहनें वैसे ही बहुत इमोशनल होती हैं। अगर इस तरीके की हरकत वो कर रहे हैं तो उससे वो अपना नुकसान तो कर ही रही है और साथ में पता चला कोई दुर्घटना हो जाती तो और चीजों को भी नुकसान होता है। उत्तराखंड में श्रमिक हितों के संरक्षण और औद्योगिक शांति बनाए रखने को लेकर प्रमुख सचिव और के सुधांशु की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक के उद्देश्य प्रतियोगियों और अधिकारियों के साथ न्यूनतम वेतन, ओवर टाइम, बोनस और अन्य सुविधाओं को लेकर चर्चा हुई। प्रमुख सचिव ने निर्देश दिए कि सभी उद्योगी श्रमिकों को तय मानकों के अनुरूप सुविधाएं समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराए जा रहे हैं। साथ ही अधिकारियों का व्यापक स्क्रीनिंग कर श्रमिकों को सभी व्यावसायिक लाभ सुनिश्चित करने और भ्रम फैलाने वाले पर कार्रवाई करने की दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की मंजूरी दी है। अब जनवरी 2026 से महंगाई भत्ता 58% से बढ़कर 60% किया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रदेश में विभिन्न विकास कार्यों के लिए करीब 50 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति भी दी है। इसमें चंपावत और हल्द्वानी पुलिस व फायर कर्मियों के आवास निर्णय के साथ अल्मोड़ा और ग्वालदम में पार्किंग निर्माण योजना भी शामिल है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची को अधिक शुद्ध और पारदर्शी बनाने के लिए विशेष गहन परीक्षण अभियान के तीसरे चरण की शुरुआत की जा रही है। उत्तराखंड में यह प्रक्रिया 29 मई 2026 से शुरू होगी, जबकि 8 जून से 7 जुलाई तक बूथ लेवल अधिकारी घर घर जाकर गणना पत्रों का वितरण और संकल्पन करेंगे। विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि यह अभियान देश की कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में चलाया जा रहा है और सूची को चरणबद्ध तरीके से पूरी तरह
उदय किया जाएगा। अंतिम मतदान सूची का प्रकाशन 15 दिसंबर 2026 को किया जाएगा। इस तृतीय चरण में 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश यूटी शामिल होंगे, जिसमें उत्तराखंड राज्य का भी समावेश किया गया है। इस तृतीय चरण कार्यक्रम में 1 जुलाई 2026 की अर्हता तिथि को आधार बनाया गया है। पश्चिम एशिया वैश्विक संकट के बीच देश के अंदर ईंधन बचाने पर जोर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश के बाद उत्तराखंड के अंदर सप्ताह में एक दिन नो व्हीकल डे रखा गया है। नो व्हीकल डे के तहत सूचना विभाग के सभी कर्मचारी और अधिकारी साइकिल और ई रिक्शा के माध्यम से दफ्तर पहुंचने नजर आए हैं। नो व्हीकल डे को लेकर डीजी सूचना वंशीधर तिवारी ने खास बातचीत की। हमारे उत्तराखंड ब्यूरो चीफ ज्ञानेंद्र तिवारी से। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी जो अलग अलग निर्देश दिए हैं, अपील की है, उसमें ईंधन बचाना और वर्क फ्रॉम होम करना जहां तक संभव हो सके, साथ ही साथ नो व्हीकल डे के माध्यम से जो वैकल्पिक ऊर्जा के हमारे स्रोत हैं, चाहे ई रिक्शा है या साइकिल है, उसके माध्यम से ऑफिस पहुंचना, ये सब उसमें उन उपायों में शामिल है। उसी के तहत आज सूचना विभाग ने हम लोगों ने नो व्हीकल डे डिक्लेयर किया हुआ है। हमारे सारे अधिकारी कर्मचारी आप देख रहे हैं कि जो बायोफ्यूल है उस व्हीकल का यूज नहीं कर रहे हैं और वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत से, चाहे रिक्शा है वो चलने वाली है या साइकिल बैटरी वाली है या फिर जो हमारी आम साइकिल होती है उसके माध्यम से यहाँ पर आए। उत्तराखंड लाइव को यहीं रखती हूँ। नमस्कार।